मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये शब्द मेरे होठों पर थे और वो मेरे सामने पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, हैरत भी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था। रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा मेरे पीछे से चिल्लाईं। इस बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर इसे छोड़ रहे हो? मैंने हाथ उठाकर अम्मा को चुप करवा दिया। मैंने फैसला कर लिया है अम्मा, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। वो महिमा, मेरी पत्नी, सिर्फ मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने मेरे वजूद में ठंडी लहर दौड़ा दी। भगवान आपको वो अदा करे जिसके आप हकदार हैं रवि। उसका ये सुकून, ये मुस्कुराहट मेरी नफरत को और ज्यादा भड़का रहा था। मुझे लगा था कि वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे पैर पकड़ लेगी, लेकिन उसका ये सुकून किसी आने वाले तूफान का अंदेशा दे रहा था। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये तलाक मेरी बर्बादी का पहला कदम था और उसकी उस सुकून भरी मुस्कुराहट के पीछे वो राज छिपा था जो मेरी जिंदगी को पूरा तहस नहस कर देगा। मेरा नाम रवि है और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। माँ ने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन उस लाड़ प्यार के साथ एक सिकंजा भी था। अम्मा हमेशा से अपना आदेश मुझ पर चलाती थी। वो माँ थी, इसीलिए मैं चुपचाप उनका हर हुक्म मानता चला जाता था। मेरी हर इच्छा उनके फैसले का मुंह देखती थी। फिर मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट। मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, कड़कती, शक्ल सूरत सब बेमिसाल था। कई लड़कियां मुझ पर मरती थीं, लेकिन मुझे उन लड़कियों से इतना लगाव नहीं था। मैं अपनी ही धुन में और घमंड में रहने वाला शख्स था। मुझे लगता था कि ये आम लड़कियां मेरे काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर एक दिन यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मेरे उस गुरूर को तोड़ा। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम सोनिया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे घायल कर दिया था और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। वो बहुत ही उसूल पसंद थी। वो मुझसे कहती थी, रवि, एक बार तुम मेरे घर पर आकर रिश्ता भेज दो तो मेरे घर वाले मना नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों का यूं छुप छुप कर मिलना हमारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तुमसे अब ऐसे नहीं मिलूंगी। मैं उसकी इस अदा पर और ज्यादा फिदा हो गया था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैंने इस बारे में अम्मा से बात की, लेकिन अम्मा तो अपना पुराना रोना धोना लेकर बैठ गई। नहीं रवि, मैं बचपन में ही तेरी आंटी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि मैं महिमा का रिश्ता तुझसे ही करूंगी। महिमा मेरी बेटी की तरह है, मेरी बचपन की सहेली की बेटी। वो मेरे घर आएगी, मेरी सेवा करेगी। किसी अजनबी लड़की को लेकर अगर तू आएगा तो वो न जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं महिमा से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं सोनिया के बिना नहीं रह सकता। लेकिन अम्मा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मेरे लाख समझाने पर भी अम्मा को कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं महिमा से शादी नहीं करूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर अम्मा ने अपना आखिरी पत्ता खेला। उन्होंने मुझे अपनी जान दे देने की धमकी दी। मैं समझा कि अम्मा तो बचपन से ही ऐसी धमकियां देती आ रही हैं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन अम्मा ने सच में नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। ये सब देखकर मेरी जान निकल गई। मैं अम्मा को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। बड़ी मुश्किल से अम्मा के शरीर से जहर निकाला गया, तब जाकर अम्मा की जान बची। अभी वो अस्पताल में पूरी तरह से सेहतमंद भी नहीं हुई थी कि वह मुझसे कहने लगी, तुम्हें महिमा से ही शादी करनी होगी। अभी तो मेरी जिंदगी बच गई है, लेकिन अगर तुमने महिमा से शादी नहीं की तो मैं अपनी सहेली के सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। मेरी सहेली टूट जाएगी तो मैं हर हाल में अपनी गरीब सहेली की अनाथ बेटी से शादी करवाऊंगी। उनकी आवाज में वही जिद थी। मेरी सहेली के सर से उसके पति का साया नहीं है। उसकी 5 बेटियां हैं। उसकी बेटी महिमा को मैं ले लूंगी तो उसका बहुत कुछ काम कम हो जाएगा। देखो रवि, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं दोबारा से अपनी जान ले लूंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी सहेली और उसकी बेटी के सामने नजर नहीं उठा सकूंगी। अम्मा की जज्बाती ब्लैकमेल के बाद आखिरकार मैंने हार मान ली। मैंने अपनी मोहब्बत सोनिया का गला घोंट दिया। मेरी महिमा से शादी हो गई, जिस पर अम्मा बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल की इच्छा पूरी हो गई हो। लेकिन मैं, रवि, मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा हुआ उसे अपनी दुल्हन बनाकर लाया था।
शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर सहमी हुई बैठी थी, उस सस्ते लाल रंग के जोड़े में जो अम्मा ने उसके लिए पसंद किया था। मेरे अंदर नफरत का एक तूफान उठ रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा उसके पास गया। देखो महिमा, मेरी आवाज बर्फ जैसी सख्त थी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। अम्मा ने मुझे ब्लैकमेल किया है। मुझे किसी भी तरह की पत्नी वाले अधिकार की कोई उम्मीद मत कर रहा। मैंने सोचा था कि वो रोएगी या शायद गिड़गिड़ाएगी, लेकिन उसने सिर्फ धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके नैन नक्श तीखे थे, आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल खाली थी। मैं जानती हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। क्या जानती हो? मैं चौंक गया। यही कि ये शादी आपकी खुशी से नहीं हुई है। उसने नजरें झुका ली। आप फिक्र ना करें, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? उसका ये अनजाना सा सुकून मुझे पागल कर गया। मुझे कुछ भी नहीं खाना है और ये मेरा बेड है। तुम अपनी जगह नीचे जमीन पर बना लो या फिर सोफे पर चली जाओ। बिना किसी बहस के उसने सिर हिलाया। जो आपका हुक्म। वो उठी, अपना तकिया उठाया और खामोशी से कमरे के कोने में पीछे सोफे पर चली गई। मैंने कभी उसे मुंह नहीं लगाया था। वो मेरे लिए एक मजबूरी थी, एक सजा थी, मगर वो अजीब थी। वो हर वक्त या तो घर के कामकाज में व्यस्त रहती या पूजा पाठ में। सुबह भोर में ही वो उठकर बैठ जाती, नहा धोकर पूजा पाठ करना और मेरे लिए फिर नाश्ता तैयार करना। मेरे कपड़े टाइम पर प्रेस होते, मेरे जूते पॉलिश होते। मेरी एक एक चीज का वो इस तरह से ख्याल रखती थी जैसे मैं ही उसका एकमात्र भगवान हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसे आंखें फेर कर ऐसे गुजर जाता था जैसे वो मेरे आसपास मौजूद ही नहीं है। रवि बेटा, एक दिन अम्मा ने मुझे नाश्ते की मेज पर टोका। महिमा तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ऐसी सेवा करने वाली पत्नी तो बड़े ही नसीब वालों को मिलती है। मैंने गुस्से से चम्मच टेबल पर पटक दिया। अम्मा प्लीज, आपने उसे मेरे माथे पर मढ़ दिया है। अब कम से कम उसकी इतनी तारीफें तो ना करें। उसकी ये सेवा मुझे किसी जहर की तरह लगती है। महिमा किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में तकलीफ की लहर उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी, आप रवि को गुस्सा न दिलाइए, उन्हें देर हो रही है। वो प्लेट उठाते हुए बोली। उसका ये सब्र मुझे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहा था। वो मेरी हर ज्यादती पर बिल्कुल खामोश रहती थी या फिर मुस्कुराकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती ताकि मेरा दिल जीत सके। लेकिन वो जितनी मेरी सेवा करती थी, जितना वो मेरे आगे पीछे घूमती थी, उतनी ही मुझे उससे नफरत होती जा रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि जिससे मैं मोहब्बत करता था, सोनिया, उसकी शादी हो गई है। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। मैं जी भर कर रोया था। अम्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैंने अपनी महबूबा को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं उस रात टूटा हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने गुस्से में फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया। महिमा उस वक्त किताब पढ़ रही थी। मेरी आवाज सुनकर वो तुरंत उठकर आई। आप ठीक हैं? दूर रहो मुझसे, मैं चिल्लाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम और मेरी माँ, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो मुझसे छिन गई। मैं सोफे पर गिरकर रोने लगा। मैं उस पर बहुत कमजोर पड़ गया था। महिमा मेरे पास आई और पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ झटक दिया। वो कुछ देर खामोश खड़ी मुझे देखती रही। फिर उसने जो कहा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसे आपसे छीना नहीं गया रवि, उसने खुद आपको छोड़ा है। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? सोनिया की शादी तो 2 हफ्ते पहले ही हो गई थी, आपकी अम्मा के अपनी जान देने से भी पहले। मैं दंग रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे मालूम? महिमा ने गहरी सांस ली। मैंने उसे यूनिवर्सिटी में आपके साथ देखा था। जब अम्मा जी ने मुझे बताया कि आपकी शादी मुझसे हो रही है, तो मैंने सोनिया से बात की। मैंने उससे कहा कि आप उससे मोहब्बत करते हैं तो मैं रास्ते से हट जाती हूँ। मैं सांस रोककर उसकी बात सुन रहा था। उसने मुझसे कहा था, महिमा की आवाज धीमी लेकिन साफ थी, कि वो आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो अपनी माँ के सामने इतना बेबस हो कि अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा भी ना हो सके। उसने कहा कि जो आज अपनी माँ की ब्लैकमेलिंग में आ गया, तो कल को किसी और की बातों में आ जाएगा।
इसीलिए उसने आपसे सारे रिश्ते तोड़कर किसी और से मंगनी कर ली। मैं तो सुन्न होकर रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया हो। ये सच था या फिर ये औरत मुझे सिर्फ बहला रही थी? तुम झूठ बोल रही हो। मैं जोर से दहाड़ा। तुम्हें ये सब किसने बताया? मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। सच सच बताओ, तुम सोनिया से कैसे मिली? महिमा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया रवि? सच तो सच है ना? मैं पूछ रहा हूं कि तुम उसे कैसे मिली? मैं उसकी तरफ झपटा और उसकी बाजू सख्ती से पकड़ ली। वो दर्द से हल्की सी सिसकी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी भरोसे से भरपूर थी। मैं यूनिवर्सिटी गई थी आपका रिजल्ट कार्ड लेने। वहीं पर वो मुझे मिल गई थी। मैंने सिर्फ आपकी भलाई के लिए उससे बात की थी। मैंने उसे बताया कि आप उसके लिए दुखी हैं ताकि वो आपकी माँ से बात करे। मेरी भलाई? मैंने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। तुमने वहां पर मेरी पैरवी की। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कितना कमजोर हूं। मैं नहीं, उसने धीमे से कहा। ये शब्द उसके थे, मेरी मोहब्बत के नहीं। मैं उसका चेहरा और नहीं देख सकता था। मैं तूफानी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी जाकर सोनिया की एक पुरानी दोस्त का नंबर ढूंढा। मैंने उससे बात की। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। मुझे सोनिया से बात करनी है। दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। रवि, सोनिया की शादी हो चुकी है। उसने नंबर बदल लिया है। मुझे सिर्फ एक बात बता दो। मेरी आवाज भर आई। क्या उसकी मंगनी मेरी शादी से पहले हुई थी? वो लड़की घबरा गई। हाँ रवि, उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने के तुरंत बाद ही मंगनी कर ली थी। उसने कहा था कि वो एक ऐसे आदमी का इंतजार नहीं कर सकती जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकता। प्लीज अब दोबारा कॉल मत करना। फोन कट गया। मैं वहीं बेंच पर गिर गया। इसका मतलब महिमा सही कह रही थी। सोनिया ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी शादी किसी और से हो रही थी। उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं एक कायर था, एक कमजोर आदमी जो अपनी माँ के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। ये सच्चाई मेरी नफरत को महिमा की तरफ लेकर गई। अम्मा ने मुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन महिमा वो आईना थी जिसने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। वो जानती थी कि मैं कितना दीनहीन हूँ। इस खुलासे के बाद दिन गुजरते रहे। एक ही कमरे में रहते हुए हम दोनों पूरी तरह से अजनबी थे। वो हर वक्त पूजा पाठ में व्यस्त रहती और मैं अपने काम में। लेकिन अब उसकी पूजा पाठ भी मुझे चुभने लगी थी। उसकी हर एक बात, हर एक सेवा भाव मुझे ताने की तरह लगता था। वो मेरे लिए अलग अलग तरह के खाने बनाकर तैयार करती, मेरे कपड़े टाइम पर तैयार करती, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। चाय ठंडी हो रही है, उसने एक शाम कहा जब मैं लैपटॉप पर झुका हुआ था। इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं पीनी है, मैंने बिना देखे हुए कहा। लेकिन आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तबीयत तो ठीक है ना? मेरा गुस्सा गाल पर पड़ने लगा। मैंने लैपटॉप बंद किया। कहा ना ले जाओ, मुझे तुम्हारी ये सेवा नहीं चाहिए। जितनी तुम ये भलाई का ढोंग कर रही हो, उतनी ही मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम मुझे मेरी नाकामी याद दिलाती हो। उसने खामोशी से ट्रे उठाई और चली गई। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसका यही सब्र मुझे जलाता था। ऐसे ही जलते हुए दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैं लॉन में ही था। अम्मा अपने कमरे में थी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला तो सामने हमारी पड़ोसन आंटी संगीता खड़ी थी। अरे रवि बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारी अम्मा घर पर हैं? जी आंटी, वो अंदर हैं। मैंने बेदिली से कहा। दरअसल मेरी भांजी आई हुई है, ये तुम्हारी अम्मा से मिलना चाहती है। संगीता आंटी ने मुस्कुराकर कहा। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो उनके पीछे खड़ी थी। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। वो लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी। काले रंग के चमकते बाल, लंबे लंबे जो उसने खुले छोड़े हुए थे, उसकी खूबसूरत आंखें और बेहतरीन कपड़े। ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती बस उसके अंदर ही समा गई हो। वो सोनिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी, और खूबसूरती तो मेरी कमजोरी थी। ये कंचन है, मेरी भांजी, ये दिल्ली से आई है, संगीता आंटी बोली। कंचन ने मुझे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराया। हेलो। जी हेलो। मैंने बस इतना ही कहा और फिर अंदर लेकर आया। वो दोनों लॉन में आकर बैठ गईं। अम्मा भी बाहर आ गईं।
मैं उनके लिए पानी लेने किचन में जाने लगा कि तभी महिमा कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। वो पूरे घर में लोबान का धुआं दे रही थी। वही सादा सी सलवार कमीज और सर पर फैला हुआ दुपट्टा डाला हुआ था। मैं वहीं रुक गया। मैंने एक नजर कंचन को देखा, जो सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी थी, और फिर महिमा को, जो एक कोने में सहम कर खड़ी हो गई। कंचन की नजर भी महिमा पर पड़ी। उसने संगीता आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है? ये रवि की पत्नी है, महिमा। अम्मा ने उसका परिचय कराया। कंचन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने महिमा को सर से पांव तक देखा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में हमदर्दी थी या ताना, मैं समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मुझे अपनी पत्नी से, अपनी किस्मत से और खुद से हद से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ये फैशनेबल खूबसूरत लड़की कंचन मेरे काबिल थी, महिमा नहीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे इस घुटन भरी जिंदगी से खुद को निकाल सकता हूँ। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। कंचन की खूबसूरती मेरे दिल को भा गई थी। वो मेरी महबूबा सोनिया से भी ज्यादा दिलकश थी और उसकी मौजूदगी ने मेरे मुर्दा दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी थी। मैंने ध्यान दिया कि उसका अब हमारे घर पर आना जाना काफी बढ़ गया था। वो कई दिनों से अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए आई थी। संगीता आंटी अक्सर अम्मा से मिलने आती और अक्सर कंचन उनके साथ होती। मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया था कि कंचन किसी न किसी बहाने से उस वक्त घर पर आती थी जब मैं ऑफिस से घर वापस आ चुका होता था। अरे रवि बेटा, आज जल्दी आ गए, संगीता आंटी ने एक शाम लॉन में मुझे देखकर कहा। जी आंटी, बस आज काम जल्दी खत्म हो गया था, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। हालांकि मेरा सारा ध्यान कंचन के ऊपर था, जो हल्के गुलाबी सूट में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। महिमा कहाँ है? अम्मा ने पूछा। वो अपने कमरे में होगी, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। जरूर वो इस वक्त पूजा कर रही होगी। कंचन ने यह सुना और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में हमदर्दी थी या ताना, मैं समझ नहीं पाया। रवि, तुम बहुत अच्छी नौकरी करते हो ना? कंचन ने अचानक मुझसे पूछा। उसकी आवाज में एक खनक थी। जी, मैंने तुरंत जवाब दिया। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ, मैंने गर्व से बताया। वाओ, उसने बड़े ही इम्प्रेस होते हुए अंदाज में कहा। फिर तो आपकी पत्नी बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि आप जैसा काबिल पति उन्हें मिला। उसका लहजा ऐसा था कि मैं सोच में पड़ गया। क्या वो मेरी तारीफ कर रही थी या मुझ पर तंज कस रही थी? तभी महिमा कमरे से निकली। हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने हमेशा की तरह सर पर दुपट्टा डाला हुआ था। धीरे से मुस्कुराकर कंचन और आंटी को नमस्ते बोला। आंटी ने भी जवाब दिया, लेकिन कंचन ने सिर्फ सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखती रही। महिमा ने चाय की ट्रे मेज पर रखी। उसकी नजरें एक पल के लिए मुझ पर और फिर कंचन पर पड़ी और फिर उसने तुरंत नजर झुका ली। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये गुस्सा नहीं था और ना ही कोई जलन, ये कुछ और ही था जिसे मैं समझ नहीं पाया। तुम चाय नहीं पियोगी कंचन? अम्मा ने पूछा। नहीं आंटी, बस मैं जरा रवि से कुछ बात करना चाहती थी, अगर इन्हें बुरा न लगे, कंचन ने कहा। मैं हैरान रह गया। मुझे दरअसल आपसे करियर एडवाइस चाहिए थी। मैं भी एमबीए कर रही हूँ, तो सोचा कि आपसे कुछ टिप्स ले लूं, उसने कहा। यह मेरे लिए गोल्डन चांस था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस दिन के बाद मुझे मौका मिल जाता था उसके साथ बातचीत करने का। अम्मा और संगीता आंटी बातों में लग जाती और मैं कंचन के साथ करियर पर बातें करता रहता। महिमा खामोशी से हमारी सेवा करती और अपने कमरे में चली जाती। वह हमारे बीच कभी नहीं आई। आपकी पत्नी, वो ज्यादा बात नहीं करती हैं? एक दिन कंचन ने मुझसे पूछा जब हम लॉन में बैठे थे, तो मैं तल्खी से हंसकर बोला, उसे घर के कामकाज और पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब बात करे ना। वो बहुत ही साधारण और पुराने ख्यालात की लड़की है। लेकिन आप तो बहुत मॉडर्न है रवि, कंचन ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। आप दोनों का साथ बहुत अजीब लगता है। उसका ये कहना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं की थी कंचन, ये अम्मा की जिद से की थी। मैं तो बल्कि किसी और को। क्या आप किसी और को पसंद करते थे? उसने मेरी बात पूरी की। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन वो कहानी अब खत्म हो गई है। अब मैं बस इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रहा हूँ। कंचन कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा,
कभी कभी मजबूरियां इंसान को ऐसी जगह पर कैद कर देती हैं जहां उसका दम घुटता है। क्या मतलब है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस अपनी बात कर रही हूँ। मेरी मौसी भी मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवाना चाहती हैं जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है। खैर छोड़ दीजिए। मेरे दिल में हमदर्दी के साथ एक उम्मीद भी जग गई। तो इसका मतलब वो भी मेरी तरह फंसी हुई थी। उस रात जब मैं कमरे में गया तो महिमा सो रही थी। ये सोने का नाटक कर रही थी। मैंने उसे देखा। वो इतनी हसीन नहीं थी जितनी कि कंचन थी, लेकिन सब कहते थे कि वो खूबसूरत है। उसका इस तरह से दुपट्टा ओढ़ कर रखना मुझे हमेशा से महसूस होता था जैसे वो मेरे काबिल ही नहीं है। लेकिन कंचन, वो बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही थी। अचानक महिमा ने आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गई। आपको कुछ और चाहिए? उसने पूछा। नहीं, मैंने ठंडे लहजे में कहा। बस तुम्हें देख रहा था। क्यों? उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। यही कि तुम इतना सारा काम करती हो, पूजा पाठ करती हो और इतनी भली औरत हो। क्या तुम्हें जलन नहीं होती? वो मेरी बात पर चौंकी। किस बात की जलन? यही कि मैं किसी और से बात करता हूँ, किसी और पर नजर रखता हूँ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैं उसे और ज्यादा जलाना चाहता था। महिमा ने गहरी सांस ली। बुरा इस बात का लगता है कि आप अपनी आंखों से देखकर भी सच नहीं पहचान रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गुस्से से बोला। हर चमकती चीज सोना नहीं होती रवि, उसने कहा। आप सूरत के पीछे भाग रहे हैं लेकिन सीरत नहीं देख रहे। तो तुम मुझे सिखाओगी कि सीरत क्या होती है? मैंने ताना मारा। तुम जो अपनी गरीबी और अनाथ होने का रोना रोकर मेरी माँ को ब्लैकमेल करके इस घर में आई हो, तुम मुझसे दूर रहो और अपनी सलाह अपने पास रखो। मैं कंचन को पसंद करने लगा हूँ। मैं ये कहकर बाहर निकलने लगा, लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे कदम रोक दिए। मैं आपको नहीं रोकूंगी रवि, लेकिन याद रखिएगा, कंचन आपको मुझसे ज्यादा बर्बाद कर देगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपकी नफरत ही सह रही हूँ। वो आपका घमंड तोड़ देगी। महिमा की इस तरह से बात करने के अंदाज पर मैं गुस्से से ज्यादा हैरान हो रहा था। मेरा घमंड तोड़ेगी? मैं ताना मारते हुए ठहाका लगाया। वो लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खुद मेरी माँ के टुकड़ों पर पल रही है, वो मुझे धमका रही है। मैं धमका नहीं रही रवि। उसकी आवाज शांत थी। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रही हूँ। अपनी सच्चाई अपने पास रखो। मैं चिल्लाया। ये तुम्हारी जलन बोल रही है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कंचन को पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए तुम ये बेकार की बातें कर रही हो। लेकिन सुन लो, मैं कंचन को हासिल करके रहूंगा। मैं उसे वहीं छोड़ और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। मेरे मन में सिर्फ कंचन का चेहरा घूम रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं उस घुटन भरी जिंदगी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले दिन मैंने कंचन को कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में। वो हिचकियां लेकर बोली, रवि ये ठीक नहीं है। आंटी क्या सोचेंगी? मुझे आंटी की कोई परवाह नहीं है। मैं जिद पर अड़ा हूँ। अगर आप मुझसे नहीं मिली तो फिर मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। वो मेरी जिद के आगे मजबूर हो गई। ठीक है, हमारे घर के पास जो पार्क है वहां पर आ जाइए, आधे घंटे के लिए। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। वो एक बेंच पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। आज वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कहिए, उसने मुझे देखते हुए कहा। क्या इमरजेंसी है? मैंने हिम्मत करके उससे मोहब्बत का इजहार कर दिया। कंचन, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक है, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। रवि, आप होश में तो हैं? आपके घर में आपकी पत्नी है, आप फिर भी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो मेरी पत्नी नहीं है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। कसम ले लो, मैंने आज तक उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मेरी माँ की जिद है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रवि, आपकी माँ, उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। वो अपनी पसंदीदा बहू को छोड़कर मुझे कैसे अपनाएंगी? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं जोश में कहने लगा। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की को घर में लाना था, तो अब वो लेकर आ गई हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिससे मर्जी शादी करूंगा। मैं उन्हें संभाल लूंगा। बस तुम हाँ कर दो। कंचन, वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, जैसे कुछ गहराई में सोच रही हो। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रवि, काश ये सब इतना आसान होता। वो रुआसी हो गई। क्या मतलब? मैं परेशान हो गया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? बात पसंद की नहीं है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ जो मेरी मौसी मेरे लिए करवाना चाहती है, लेकिन मेरी मजबूरी है, एक बहुत बड़ी मजबूरी। कैसी मजबूरी? मुझे बताओ, मैं सब कुछ हल कर दूंगा।
उसने गहरी सांस ली। मेरा एक भाई है, हम माँ बाप के बिना ही पले बड़े हैं। वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, लोग उसे पागल कहते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मैं ही उसकी एकमात्र जिम्मेदारी लेने वाली हूँ। कंचन ने अपनी दास्तान सुनाई। मैं शादी करके उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक वो संभल नहीं जाता, जब तक उसका कोई सहारा नहीं बन जाता, मैं अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकती। मैंने देखा कि मेरा सपना टूट रहा है, तो अब इसका क्या हल होगा? कंचन ने मेरी आंखों में आंखें डाली। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। इसका एक हल है। अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो एक ऐसा रास्ता है जिससे हम दोनों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बताओ मुझे। मैं बेचैन हो गया। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है। वो उठी और मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पहले तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। वो तो मैं वैसे भी दे दूंगा, मैंने तुरंत कहा। पूरी बात तो सुनो, उसने मुझे टोका। तुम अपनी पत्नी को तलाक दो और इसके साथ ही एक शर्त ये भी है कि अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उसकी शादी मेरे पागल भाई से करवा दो। मैं तो पत्थर सा बन गया था। क्या? हाँ। रवि, उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। तुम्हारी पत्नी महिमा, वो साधारण है, एक अच्छी औरत है, सेवा करने वाली लड़की है। वो मेरे भाई का ख्याल रखेगी। इस तरह मेरे भाई का भी घर बस जाएगा और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बोलो, मंजूर है? मैंने कुछ देर सोचा। महिमा और एक पागल आदमी, ये ख्याल जितना भयानक था उतना ही बेहतरीन भी लग रहा था। ये महिमा के लिए एक बहुत ही अच्छी सजा थी। पर अम्मा, वो तुम संभालोगे, कंचन ने फैसला सुनाते हुए अंदाज में कहा। सोच लो रवि, तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी हूँ, वरना फिर मुझे भूल जाओ। ये कहकर वो चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। मैं महिमा को एक पागल के हवाले कर देना चाहता था। ये सोचकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर ही दौड़ी। ये उसकी खामोशी, उसका सब्र और उसकी धमकी की सजा थी कि वो मेरा घमंड तोड़ेगी। मैं घर वापस आया। महिमा किचन में थी। मैंने उसे देखा और मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। मैं कंचन से किए गए वादे को पूरा करने का फैसला कर लिया था। मुझे महिमा को तलाक देना था और इसके लिए मुझे अम्मा के सामने एक मजबूत बहाना चाहिए था। मैं अच्छे से जानता था कि अम्मा मेरी दूसरी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगी जब तक महिमा मेरी जिंदगी में है। मैंने बहाना बनाकर महिमा को खूब खरी खोटी सुनाई। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा लिविंग रूम में दाखिल हुआ। अम्मा, महिमा कहाँ है? मेरी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अपने कमरे में होगी। क्या हुआ रवि? अम्मा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे उससे बात करनी है। मैं चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। महिमा, वो कमरे से बाहर निकली, चेहरे पर वही सुकून लिए। जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। रवि, ये क्या पागलपन है? अम्मा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। ये पागलपन नहीं है, ये सच है। मैंने झूठ का सहारा लिया। मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो वफादार नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? अम्मा मेरे पीछे चिल्लाई। इस बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर इसे छोड़ रहे हो? वो तो सारा दिन घर संभालती है और पूजा पाठ करती है। तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ अम्मा। आप इसका ड्रामा नहीं जानती। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, बस अब और नहीं। मैंने महिमा की तरफ मुड़ा। मुझे लगा था कि वो रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, सफाई देगी, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, पत्थर बनी हुई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, हैरत भी नहीं, बस एक अजीब सा सुकून था। तुम कुछ कहोगी? नहीं। उसका सुकून मेरे गुस्से को और भड़काने लगा। उसने ठंडी सांस भरी लेकर कहा, अब क्या बचा है रवि? जो आपके दिल में था वो आपकी जुबान पर आ गया है। ठीक है, फिर सुनो। मैंने उसके चेहरे के करीब जाकर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और ये कहते हुए मैंने तलाक के कागज उसके मुंह पर थमा दिए। अम्मा ने ये देखकर अपने सीने पर हाथ मारा। रवि, नहीं, ऐसा मत करो। कागज उसके मुंह पर लगे जरूर थे, लेकिन वो अभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने खड़ी थी। अम्मा तुरंत ही सोफे पर गिरकर रोने लगी। तूने मेरी सहेली की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे अब क्या मुंह दिखाऊंगी? आपकी सहेली अब इस दुनिया में नहीं है अम्मा, मैंने ठंडे लहजे में कहा, जैसे याद दिला रहा हूँ। उनका तो 2 महीने पहले ही देहांत हो गया है, शायद आप भूल गई होंगी। तभी महिमा मुस्कुराई। भगवान आपको वही अदा करे जिसके आप लायक हैं रवि, उसने कहा। तुम मुस्कुरा रही हो? मैं हैरान रह गया।
तो आप क्या चाहते हैं, मैं रोऊं क्या? उसने पूछा। इस कैद से आजादी मिलने पर अम्मा की तरफ मैं गया। देखा, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह औरत आजाद होना चाहती थी, मैंने आज इसे आजाद कर दिया है। अम्मा रोते हुए बोली, अब ये कहाँ जाएगी? इसका तो कोई घर भी नहीं है। वो किराए का घर था जहां पर इसकी माँ रहती थी, और अब इसकी बहनें भी इधर उधर हो गई हैं। ये अनाथ कहाँ जाएगी? ये मेरे प्लान का अगला हिस्सा था। मैंने फिर अपना अगला पत्ता फेंका, जो सहानुभूति का था। ठीक है अम्मा, मान लो ये लड़की बेसहारा है, मैं इसे इस हालत में बाहर नहीं निकालूंगा। अम्मा ने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। ये ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी, वहां ये 1-2 महीने रहेगी। तब तक आप इसके लिए कोई लड़का ढूंढिए और इसकी शादी कर दीजिए। मैंने अपना फैसला सुनाया। अम्मा मजबूर थी। वो जानती थी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वो महिमा को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। मैंने तुरंत कंचन को कॉल किया। कांग्रेचुलेशंस, मैंने खुशी से कहा। मैंने उसे तलाक दे दिया है। सच में? कंचन की आवाज में खुशी थी। और तुम्हारी अम्मा? वो अब रो रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया है। मैंने महिमा को 1-2 महीने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया है। बहुत अच्छा रवि, कंचन हंसी। तुमने पहला कदम तो उठा लिया है। अब बस कुछ समय का इंतजार करो। मेरा भाई उससे भली सेवा करने वाली औरत का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। फोन बंद हुआ। मैंने सुकून की सांस ली। रात में अम्मा मेरे कमरे में आईं। रवि, तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है, लेकिन अब एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम उस कंचन से शादी नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? मैं चुनौती भरे लहजे में बोला। पहली बार आपने अपनी जान लेने की धमकी दी थी और मैं मान गया था, और इस बार अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर अब ऐसा आप नहीं बल्कि मैं करूंगा। अम्मा मेरी इस धमकी से सफेद पड़ गईं। उन्हें लगता था कि मैं शायद सच में कुछ ऐसा कर डालूंगा। मैं रात में सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे ऊपर वाले पोर्शन से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं चौंक कर उठ बैठा। ये महिमा की आवाज थी। वो हंस रही थी। वो जिसे मैंने तलाक दे दिया था, जो अब बेसहारा थी, वो हंस रही थी। मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं गुस्से और बेचैनी के आलम में सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दिए बिना उसे धक्का दिया। कमरे में धीमी रोशनी थी। महिमा खिड़की के पास खड़ी बाहर पसरे हुए अंधेरे को घूर रही थी। तुम हंस रही थी? मेरी आवाज में कठोरता थी। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वही सुकून था। क्या अब हंसना भी मना है रवि? आखिर तुम किस बात पर हंस रही थी? मैंने अपने बाजू बांधकर पूछा। अपनी बर्बादी पर? उसने हल्का सा मुस्कुराई। शायद मुझे आजादी का एहसास हो रहा है। तुमने मुझे कैद से छोड़ दिया है, उसके लिए शुक्रिया। उसका ये सुकून, उसकी ये बातें मुझे पागल कर रही थी। तुम आजाद हो गई हो। तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी अब जगह नहीं है। तुम अभी भी मेरी कैद में ही हो। कैद शरीर की नहीं, आत्मा की होती है रवि, उसने धीमे से कहा, और मेरी आत्मा अब बहुत ही सुकून में है। आप जाइए, कंचन आपका इंतजार कर रही होगी। कंचन का नाम लेना, वो भी इतने सुकून से जैसे कि वो सब कुछ जानती हो, मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी इन पहेलियों से? मैं गुस्से में दरवाजा पटककर नीचे आ गया। दिन गुजरते रहे। इन महीनों में अम्मा ने मुझसे बातचीत भी लगभग बंद कर दी थी। वो ज्यादातर वक्त महिमा के पास ही ऊपर रहती या फिर अपने कमरे में माला फेरती रहती। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं ऑफिस से आता तो कभी अम्मा खाना बनाकर दे जाती, तो कभी बाहर से ही ले आता। मेरी कंचन से मुलाकात अब संगीता आंटी के घर पर होने लगी थी। रवि, तुमने अपनी अम्मा को संभाल लिया है? कंचन ने एक दिन पूछा, जब हम उसकी मौसी के छोटे से गार्डन में बैठे थे। वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने अपनी जान देने की धमकी से उन्हें चुप करवा दिया है। मैंने बड़े ही गर्व से बताया। वेरी गुड, उसने मुस्कुराकर कहा। अब बस कुछ दिनों की बात है। मेरा भाई, वो महिमा के लिए बहुत बेचैन है। उसे एक सहारा मिल जाएगा। मुझे उसके पागल भाई का ख्याल आया। कंचन, तुम्हारा भाई, वो ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, वो महिमा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? कंचन हंसने लगी। नुकसान? अरे नहीं रवि, वो थोड़ा सा अलग है, दुनियादारी नहीं समझता। लेकिन महिमा जैसी सीधी सादी भली लड़की उसे अच्छे से संभाल लेगी। उसे बस एक केयर टेकर चाहिए जो उसका ख्याल रखे, और महिमा से बेहतर केयर टेकर कौन हो सकता है? उसकी बात मुझे ठीक लगी। महिमा जैसी लड़की जो मेरी इतनी नफरत के बावजूद
मेरी सेवा करती रही। वो एक पागल की सेवा तो आसानी से कर लेगी, यही उसकी औकात थी। तुम फिक्र मत करो, कंचन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बार बस ये शादी हो जाए, फिर मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने महिमा को जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देने का पक्का इरादा कर लिया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर अम्मा चुपचाप बैठी थी। अम्मा, मैंने बात शुरू की। महिमा का अब रिश्ता करना होगा। अम्मा ने मुझे खाली नजरों से देखा। मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अब आप उसकी शादी कर दें। अम्मा के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाले? उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। जिसे तुमने खुद ठुकरा दिया, अब तुम उसकी शादी करवाओगे? अम्मा, मैंने सख्ती से कहा, मुझे जरूरत है, क्योंकि ये मेरी पहली पत्नी है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं उसे तलाक के बाद भी यहाँ पर क्यों रखे हुआ हूँ। इसीलिए मैं उसकी शादी करूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अम्मा उठकर खड़ी हो गईं। तो फिर ठीक है, मैं भी खड़ा हो गया। 2 दिन बाद उसकी शादी है। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मैंने उनकी बात उन्हीं पर पलट दी। अम्मा, अगर इस बार आपने मेरी बात नहीं मानी तो अब जान आप नहीं देंगी बल्कि मैं दूंगा। मेरी इस धमकी को सुनकर अम्मा दंग रह गईं। वो बेबस सी वहीं बैठ गईं। कब है शादी? उनकी आवाज में हार साफ दिख रही थी। 2 दिन बाद, मैंने कहा। अम्मा ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो पत्थर हुई आंखों से कभी मुझे देखती और कभी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को। मैंने उनकी खामोशी को अपनी जीत समझा। शादी के सारे इंतजाम मैंने खुद किए। कंचन ने कहा था कि उसका भाई किसी को भी नहीं जानता, इसीलिए शादी बहुत साधारण तरीके से संगीता आंटी के घर पर ही होगी। शादी का दिन आ गया। मैं कंचन से कहकर उसके पागल भाई को देखने चला गया। वो संगीता आंटी के घर में एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। बाल बिखरे हुए, कपड़ों का होश नहीं और नजर लगातार जमीन पर टिकी हुई। वो आदमी पागल ही लगता था। मैं उसे देखकर खुश हुआ कि महिमा की यही औकात है। ऐसी भलाई का ढोंग करने वाली औरत के लिए ऐसा ही पति होना चाहिए। मैं ऊपर महिमा के पास गया। वो अपना थोड़ा बहुत सामान बांध रही थी। उसके चेहरे पर आज भी वही सुकून था। कोई शिकायत, कोई आंसू नहीं। तैयार हो? मैंने ताने भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नया दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो मुड़ी और मुझे देखा। मैं तैयार हूँ रवि। उसका ये सुकून मुझे गुस्सा दिला रहा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस नरक में जा रही हो? मैं उसके पास जाकर बोला। एक पागल से शादी हो रही है तुम्हारी। कहाँ गई तुम्हारी पूजा पाठ, वो प्रार्थनाएं? भगवान ने तो तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। वो मुस्कुराई और वही सुकून भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। भगवान हमेशा सुनता है रवि। बस वो हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। हो सकता है ये पागल इंसान आप जैसे इंसान से 1000 गुना बेहतर हो। अपनी बकवास बंद करो। मैं चिल्ला पड़ा। तुम्हारी औकात यही है। तुम मेरी जिंदगी से निकल रही हो, बस यही काफी है। चलो नीचे। मैंने उसे जबरदस्ती नीचे लाया। अम्मा लॉन में बैठी रो रही थी। मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और महिमा को लेकर संगीता आंटी के घर चला गया। शादी की छोटी छोटी सारी रस्में शुरू हुई। कंचन ने महिमा को अपने पास बिठाया। मैंने देखा कि वो महिमा के कान में धीरे धीरे कुछ कह रही थी और महिमा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। ये सब क्या ड्रामा था? पंडित जी ने फिर शादी की खास रस्में शुरू करवाईं। उन्होंने कंचन के पागल भाई के साथ रस्में करवाना शुरू किया। सबकी नजरें महिमा पर टिकी थी। मैं इंतजार कर रहा था कि वो इन रस्मों को करने से मना करेगी, चिल्लाएगी, सिसकेगी या कम से कम रोएगी। लेकिन उसने एक नजर मुझ पर डाली, फिर कंचन पर, और फिर सुकून से उसने उस पागल के साथ फेरे ले लिए। मेरा दिल उछल पड़ा। आखिरकार ये बोझ मेरे सिर से उतर गया। शादी हो गई। मैंने कंचन को देखा। उसने मुझे आंख मारकर मुस्कुराया। इसका मतलब था कि मिशन पूरा हुआ। महिमा को उसके नए पति के साथ विदा किया जा रहा था। वो पागल अभी भी सर झुकाए खड़ा था। जब महिमा मेरे पास से गुजरी, वो एक लम्हे के लिए रुकी। रवि, उसने धीरे से कहा। क्या है अब? मैं बड़ी बेजारी से बोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? आखिर किस बात का? मैं हैरान हुआ। मुझे मेरी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उसने कहा। और हाँ, कल के लिए आपको एडवांस में बधाई है। ये कहकर वो उस पागल आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं उसकी आखिरी बात पर उलझ गया, लेकिन फिर कंचन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। चलो रवि, एक बोझ तो उतर गया। उसने खुशी से कहा। अब कल की तैयारी करो, कल हमारा दिन है।
मैं खुशी खुशी घर लौटा। अम्मा अभी भी रो रही थी। बस करो अम्मा, मैंने उनके पास बैठकर कहा। वो अब चली गई है, अब वो खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूंगा। कल मेरी शादी है कंचन से, आपको मेरी खुशी में शामिल होना होगा। अम्मा ने रोते हुए कहा, रवि तुमने आज जो खेल खेला है, तुमने एक भली लड़की पर इल्जाम लगाकर उसे पागल के हवाले कर दिया, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। वक्त बताएगा अम्मा, मैंने कहा और अपने कमरे में आ गया। उस रात मैं बहुत सुकून में था। महिमा का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कल मेरी जिंदगी का एक नया और खूबसूरत सफर शुरू होने वाला था। मैं कंचन का, अपनी मोहब्बत का दूल्हा बनने वाला था। मैंने सोचा था कि महिमा टूटकर बिखर जाएगी, वो रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता था, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी। अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला था। मैं सुबह सवेरे उठा, बेहतरीन शेरवानी पहनी। अम्मा अभी भी अपने कमरे में खामोश बैठी थी। मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा तो वो माला फेर रही थी। अम्मा मैं जा रहा हूँ, मैंने खुशी से कहा, शादी के लिए। उन्होंने सिर उठाए बिना सिर्फ इतना कहा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैंने उनकी बात को नजरअंदाज किया। संगीता आंटी के यहाँ साधारण तरीके से शादी का इंतजाम किया गया था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जो मेरी खुशी में शामिल होने आए थे, उनके घर पहुंचा। मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। महिमा का पन्ना खत्म हो गया था और कंचन का पन्ना शुरू हो रहा था। जब मैं लॉन्ज में दाखिल हुआ तो सामने का नजारा देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। मैं हैरान रह गया। वहां सोफे पर मेरी पहली पत्नी महिमा बैठी थी। वो रो नहीं रही थी, वो बिखरी हुई नहीं थी। उसने खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ ढेर सारे सोने के गहनों से वो लदी थी, और उसके चेहरे पर एक जीत से भरी हुई मुस्कान थी। वो अपने पति के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया था कि इस पागल से शादी करने के बाद भी उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है। मैंने तो सोचा था कि ये टूटकर बिखर जाएगी, ये रोएगी, चिल्लाएगी। जैसे ही मेरी नजर उसके पति पर पड़ी, मेरी हैरानगी की तो कोई हद ही नहीं रही। वो बिल्कुल भी पागल नहीं लग रहा था। कल वाला बिखरे बालों वाला, जमीन पर नजरें झुकाए इंसान तो बिल्कुल गायब ही था, बल्कि उसकी जगह एक हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला और पढ़ा लिखा दिखने वाला आदमी बैठा था, जिसने महिमा का हाथ पकड़ रखा था। ये सब क्या है, मैंने बौखलाकर कहा। तभी कंचन कमरे में दाखिल हुई। वो किसी दुल्हन की तरह तैयार नहीं थी, बल्कि उसने एक साधारण लेकिन महंगी सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर आज कोई मुस्कुराहट नहीं थी। कंचन, ये सब क्या हो रहा है, मैंने गुस्से से पूछा। और ये पागल, ये ऐसे कैसे? पंडित जी जो शादी करवाने आए थे बोले, शादी की रस्में शुरू की जाएं। पंडित जी रुक जाइए, कंचन की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये शादी नहीं हो सकती। मैं और मेरे दोस्त दंग रह गए। कंचन, मैं चिल्लाया, ये सब क्या मजाक है? सब तैयारियां हो चुकी हैं। मजाक? वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में नफरत थी। मजाक तो तुमने महिमा के साथ किया था रवि, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर वो वहां मौजूद सब लोगों से मुखातिब होकर बोली, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इस इंसान से शादी क्यों नहीं कर सकती। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ये वो इंसान है जो एक लड़की की खूबसूरती देखकर उसके कहने पर अपनी एक भली वफादार पत्नी को तलाक दे सकता है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वो मेरी तरफ बढ़ी। जो मुझे आज पत्नी बनाकर कल किसी और खूबसूरत लड़की को देखकर मुझे भी तलाक दे देगा। मैं ऐसे हुस्न के पुजारी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरा दिमाग घूम रहा था। लेकिन तुमने खुद ही ये शर्त रखी थी। तुम्हारा पागल भाई। पागल? इस बार आवाज महिमा के पति की थी। वो शख्स अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई पागलपन नहीं था, बल्कि गुस्सा था। कंचन ठहाके से हंसी। रवि, मिलो मेरे भाई से, डॉक्टर संजय खन्ना से। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। डॉक्टर? जी हाँ डॉक्टर, कंचन ने कहा। और ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं चिल्लाकर बोला, धोखा, तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखा? कंचन की आवाज लोहे की तरह कठोर थी। वो मेरी तरफ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जिसने मुझे दीवाना किया था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो मुझे जलाकर राख कर सकती थी। धोखा तो तुमने इस औरत के साथ किया है। उसने महिमा की तरफ इशारा किया, जो डॉक्टर संजय के साथ खड़ी थी, पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई।
तुम जानते हो मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी को तलाक देने के लिए क्यों कहा था? कंचन ने मुझसे सवाल किया और खुद ही जवाब भी दिया, क्योंकि इसके जैसी अच्छी लड़की और भली पत्नी को रखने के तुम हकदार नहीं थे। कमरे में मौजूद मेरे दोस्तों और संगीता आंटी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हारे घर में कदम रखा था, कंचन ने अपनी दास्तान शुरू की, उसी दिन मैंने महिमा को देख लिया था। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए नफरत और अपने लिए गंदगी देखी थी। मैं जानती थी कि उस घर में उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तुम हुस्न के पुजारी थे, उसके अंदर की खूबसूरती तुम्हें दिखाई ही नहीं दी जो मुझे दिखाई दी। तो इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत का नाटक करती रही। मोहब्बत? वो जहर भरी हंसी हंसने लगी। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत जो अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सका, वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा? मैंने तो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए एक खेल रचाया था। फिर वो अपने भाई डॉक्टर संजय की तरफ मुड़ी। मेरे भाई ने यह फैसला मुझ पर छोड़ा था कि मैं उसकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से करूं, और जब मैंने महिमा को देखा, उसका सब्र, उसका पूजा पाठ, उसका सेवा भाव और तुम्हारा जुल्म, तो मैंने फैसला कर लिया कि महिमा से बेहतर लड़की मेरे भाई के लिए हो ही नहीं सकती है। शायद वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी रवि, वो मेरे भाई की किस्मत में थी। और तुम्हारा पागल भाई, मैं हारे हुए लहजे में बोला। मैंने तो बस बहाना किया था कि मेरा भाई पागल है, उसने गर्व से कहा। मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी कि तुम मेरी खूबसूरती के लिए किस हद तक गिर सकते हो, और तुम गिर गए। तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने अपनी पत्नी को एक पागल के हवाले करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। मेरा भाई पागल नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल ठीक है। और यही नहीं, ये एक जाना माना साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर संजय। ये खुलासा मेरे ऊपर किसी एटम बम की तरह गिरा था। एक डॉक्टर, मैंने महिमा को एक डॉक्टर से शादी करने के लिए मजबूर किया, ये सोचकर कि वो पागल है। तभी महिमा बोली। 2 साल में पहली बार उसने नजर मिलाकर मुझसे बात की थी। अब उसकी आवाज में वो दबाव और वो कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नई ताकत थी। रवि, मैं 2 साल हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाले। उसने कहा, मैंने आपकी नफरत को सहा, आपकी बेरुखी को सहा, इस उम्मीद पर कि एक दिन भगवान मेरी सुनेगा। जिस दिन आपने मुझे तलाक दिया, मैं रोई नहीं, बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कंचन की तरफ देखा और फिर बोली, कंचन जब मुझसे मिलने आई थी, उन्होंने मुझे सारा सच बता दिया था। उन्होंने बताया था कि उनका भाई एक अच्छा इंसान और एक डॉक्टर है, और वो मुझे इस बेइज्जती भरी जिंदगी से निकालना चाहती हैं। मुझे वो रात याद आई जब मुझे ऊपर से उसके हंसने की आवाज सुनाई दी थी। हाँ, महिमा जैसे मेरे ख्यालों को पढ़ ले रही थी। मैं उस रात हंस रही थी अपनी किस्मत पर और आपकी बेवकूफ़ी पर। मैं हंस रही थी कि जिस भगवान पर मैंने भरोसा किया, उसने मेरी मदद के लिए कितना शानदार प्लान बनाया था। आप मुझे सजा दे रहे थे और मेरा भगवान मुझे इनाम दे रहा था। मैं चिल्लाने लगा, ये सब झूठ है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। नहीं रवि, इस बार डॉक्टर संजय बोला। उसकी आवाज भारी और आत्मविश्वास से भरी थी। इस्तेमाल तो तुमने किया था। तुमने महिमा के सब्र को, अपनी माँ के प्यार को और कंचन की खूबसूरती को अपने गुरूर के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन तुम हार गए। कंचन आखिरी बार मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है रवि, उसने कहा। उसके शब्द किसी कोड़े की तरह बरस रहे थे। तुम देखना, तुम्हारे साथ कितनी बद्दुआएं हैं। उस औरत की जिसे 2 साल तक तुमने अपनी पत्नी बनाकर रखा, लेकिन उसे कभी भी एक खास नजर से नहीं देखा, उसका एक अधिकार भी नहीं दिया। और अब देखो, भगवान ने उसकी भक्ति और पूजा पाठ के नतीजे में उसे जो सिला दिया है, वो उसे दुनिया में भी मिला है और अंत समय में भी मिलेगा। और तुम हमेशा रुस्वा रहोगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकलो यहाँ से, अपने दोस्तों को भी ले जाओ, अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। मेरे दोस्तों ने, जो मेरी खुशी में शामिल होने आए थे, शर्मिंदगी से मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। मैं हक्का बक्का बेइज्जत होकर सड़क पर खड़ा रह गया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पलट गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि मेरा दिल खुद की जान लेने को चाहता था। इतना बड़ा धोखा किया उस बेगैरत ने मेरे साथ। मुझे हर तरफ महिमा की वो मुस्कुराहट और कंचन के वो शब्द सुनाई देते थे, तुम हमेशा बेइज्जत रहोगे। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि कंचन ने कहीं और शादी कर ली थी।
और बहुत खुश थी। और मेरी पहली पत्नी महिमा, वो अपने पति डॉक्टर संजय के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। मैंने उन्हें कई बार दूर से देखा था। डॉक्टर संजय उसका इतना ख्याल रखता था कि महिमा का रूप ही निखर आया था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी आंखों पर गुरूर और गंदगी की पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें खुश देखकर मेरे सीने में आग लग जाती थी। मैंने भी कई कोशिशें की, कई साल तक अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढता रहा, लेकिन मेरे लिए अच्छा होने का पैमाना सिर्फ खूबसूरती ही था। और आखिरकार मुझे एक रिश्ता मिला। लड़की कंचन से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने तुरंत उससे शादी कर ली और अपना बचा हुआ पैसा भी उस पर लुटा दिया। लेकिन वो एक धोखेबाज निकली। उसने मेरी शान शौकत देखकर मुझसे शादी की थी। एक दिन वो मेरी जायदाद, जेवरात और नगद रकम लेकर रफू चक्कर हो गई। मैं खाली हाथ रह गया। अम्मा भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेला था और बहुत पछता रहा था। काश मैं सिर्फ खूबसूरती के पीछे नहीं भागता। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। सीरत, सब्र, भलाई, सेवा भाव भी देखा होता तो आज इस तरह खाली हाथ और अकेला नहीं होता। आज मेरा मन मेरी ही लाखों सोचों के नीचे दबा हुआ है। कभी कभी दिल चाहता है कि खुद को खत्म कर दूं और इस रोज रोज के नरक से छुटकारा पालूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इतने गुनाह कर चुका हूं कि अब अपने भगवान के सामने खुद को खत्म करने का गुनाह लेकर कैसे जाऊं। अब मैं अपने भगवान के सामने इज्जत के साथ जाना चाहता हूं। इसीलिए अब मैं मंदिर जाने लगा हूं, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है और जितना हो सके गरीबों की मदद करता हूं। मैंने अब दुनिया और खूबसूरती नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मैंने जान लिया है कि इंसान जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। मैंने महिमा के लिए बेइज्जती चाही थी और आज मैं खुद बेइज्जती का निशाना बना हुआ हूँ। मैंने सीख लिया है कि जो भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और जो उसके भक्तों को परेशान करते हैं उनकी आसान जिंदगी भी मुश्किलों में बदल जाती है। इस कहानी में दर्शाए गए भावनात्मक प्रसंग केवल पात्रों की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को दिखाने के लिए हैं। हम किसी भी प्रकार से स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों या कार्यों का समर्थन नहीं करते। यदि कभी आपको जीवन में कठिनाइयों या निराशा का सामना करना पड़े तो कृपया अपने परिवार, मित्रों या किसी विशेषज्ञ से बात करें। याद रखें, हर समस्या का समाधान संभव है और हर जीवन की अपनी अनमोल कीमत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।